हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाली हूँ। और मैंने जो भी लेक्चर्स कराए हैं, मैंने लास्ट 2 लेक्चर कराए हुए हैं, उसमें मैंने मध्य प्रदेश के MCQs कराए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिएगा, आपको प्ले लिस्ट में उनके सेशंस मिल जाएंगे। ठीक। और मैंने करंट अफेयर का भी टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट किया है। मैं जो भी सेशंस लेकर आ रही हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और ये न्यू प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को आपके ज़रिए मैं ग्रो करना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान डिटेल में पढ़ाऊंगी। और जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, मैंने लास्ट सेशन में भी जो भी क्लासेस ली हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लेकर आ रही हूँ वो मैं बहुत रिसर्च करके लेकर आ रही हूँ। इसमें आपको केवल बुक्स का डेटा नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, तो प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी होगी। और अगर आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको इन सेशंस में कंप्लीट कराऊंगी। आप देखिएगा, आपको इसमें न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 की उपधारा 4 के तहत स्थापित क्षेत्र। अधिनियम 72 की धारा 35 की उपधारा 4 के तहत स्थापित क्षेत्र। इसका अर्थ यह है कि अधिनियम 1972 की धारा 35 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो भी रूल्स दिए गए हैं, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उन कंडीशंस को अगर कोई वन फॉलो करता है, उन कंडीशंस के अगर सारी चीज़ें कवर की जाती हैं जो इन धारा के अंतर्गत दी गई हैं, तो वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उसे दिया जाएगा। ठीक है, जो शर्तें 1972 की धारा 35 की उपधारा 4 में दी गई हैं, उसे अगर फॉलो करती है कोई राष्ट्रीय उद्यान, तो उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया जाता है। वन्यजीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। केंद्र व राज्य सरकार IUCN, अभी IUCN क्या है, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत वन्य जंतुओं का संरक्षण करती है। अब ये IUCN जो है, इसकी जो स्थापना हुई है 1948 में हुई है। मैं जो भी आपको डेटा बता रही हूँ, जो भी डेट्स बताती हूँ, जो भी मैं लिखती हूँ, वो भी आपको बहुत काम का है, वो आपको जरूर नोट डाउन करते जाना है। ठीक, अब इसका काम क्या है IUCN का? IUCN जो है, जो भी वर्ल्ड में जो जीव हैं, जंतु हैं, उनकी निगरानी करना, उनका संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है IUCN। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अधिनियम 1972 के बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ। देखिए, इसमें अनुसूची दी है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। इन अनुसूची के अंतर्गत ये प्रावधान है, जैसे जानवरों को शिकार करने पर प्रतिबंध, इस तरह के कुछ प्रावधान दिए हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है, जो भी प्रावधान इन अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 1972 से पहले भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने थे? 5। लेकिन 1972 जब ये अधिनियम आया, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई 104। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें जो भी मैं डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की। चलिए, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे कि इसका नाम है कान्हा। क्या नाम है? कान्हा। ये जो कान्हा शब्द निकला है, ये निकला है कान्हार से, और कान्हार का अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिस एरिया में है, वहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी का अर्थ होता है कान्हार, और इसी चिकनी मिट्टी की वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए
ये मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ओके। अब बात करते हैं इसकी अवस्थिति के, कि कौन सी लोकेशन में फैला हुआ है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश के 2 जिले बालाघाट और मंडला, कितने जिलों में फैला हुआ है? 2 जिले में। आपको ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कान्हा किसली उद्यान है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और ये आपको 2 जिले दे दिए जाएंगे कि इन दोनों में है, कोई भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2-2 जिले करके। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, अभय वन कब बनाया गया? 1933 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1955 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया? 1974 में। और कान्हा के बारे में आपको एक चीज और बता दूं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। बंजर और हालोन सॉरी, बंजर और हालोन, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? यहाँ जादुई फूल के पौधों की 200 से ज्यादा प्रजातियां, कितनी? 200 से ज्यादा प्रजातियां। उष्णकटिबंधीय वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस तरीके के? उष्णकटिबंधीय वन और पर्णपाती वन। यहाँ इंडियन घोस्ट ट्री कुल्लू भी देखने को मिलेगा। साल, सजा, तेंदू, आंवला, महुआ वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ जीव किस तरीके के होते हैं? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा विशेष रूप से यहाँ मिलता है। अब ये बारहसिंगा जो है, इसे राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 1981 में। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। अब ये दर्जा दिया गया 1981 में। मतलब ये जब मध्य प्रदेश की 25th सिल्वर जुबली थी, तब इसे ये दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पशु का। अब बारहसिंगा जो है, इसे कान्हा का गहना भी कहते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभांकर है, इसका शुभांकर भी बारहसिंगा है। शुभांकर क्या है? शुभांकर भी बारहसिंगा है। यहाँ प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने वन्यजीव संरक्षण पर कार्य भी किया है, जिसका उल्लेख जेम्स फोर्सेट ने अपनी बुक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये बुक पूछी जा सकती है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, और ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है मध्य प्रदेश के, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स किसकी बुक है, ये भी बन सकता है। कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्री और मेंस की आपकी साथ में प्रिपरेशन हो रही है ना, ऐसे ही आपको पढ़ना है। यहाँ स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट भी कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सूर्यास्त पॉइंट भी कहा जाता है? तो आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जनजाति कौन सी निवास करती है? बैगा जनजाति। अब यहाँ बैगा जनजाति का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बैगा जनजाति दक्षिण मध्य प्रदेश का जो दक्षिण एरिया है, आप जनजातियां हमेशा एरिया वाइज याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेंगी, वहां निवास करती है, और ये भी उसी साइड आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति, है ना। यहाँ बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण भी कराया गया है, ठीक। अब देखिए, मैं आपको इसी सेशन में जो करंट अफेयर है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, जो भी टॉपिक्स और भी मैं आगे आने वाले टॉपिक्स होंगे, मैं आपको बेसिक्स तो स्टडी कराऊंगी ही, साथ में कुछ करंट डेटा भी है जो आपको प्रोवाइड, आपको अलग से पढ़ना होता है, वो भी मैं इसी में आपको बताऊंगी। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है? इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गौर पुनर्वास योजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? तो उसका आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी योजना चलाई जा रही है? गौर पुनर्वास योजना। इस राष्ट्रीय उद्यान की सीता बाघिन को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर में भी देखा गया है। ये भी बहुत, मैं जो भी डेटा आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाऊंगी कि आपको इनसफिशिएंट कुछ भी करा दिया, बहुत सारा मटेरियल लेकर आई हूँ, नहीं, आपको टू दी पॉइंट यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा।
मैं हमेशा यही आपसे कहती हूँ, मैं हर सेशन में ये कह रही हूँ, और आप लास्ट के 2 सेशन देखिएगा, उसमें भी मैंने ये कहा है कि हमेशा क्वालिटी को मेंटेन करके चलिए, है ना। अब देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान की सीता बाघिन, अब सीता बाघिन कौन से नेशनल पार्क से रिलेटेड हो जाएगी? कान्हा। विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन योजना भी शुरू की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन योजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो आंसर इज कान्हा किसली, ठीक है। उसके बाद कौन से, मतलब किनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, किनके सपोर्ट से? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बन के पूछा जा सकता है, ठीक। ये होती है कान्हा किसली की बात। नेक्स्ट इज, देखिए कान्हा किसली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। इसे 1994 में, कब? 1994 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड भी मिल चुका है। कब? 1994 में। और मैंने आपको एक बताया था कि शुभांकर बनाया गया, किसे बनाया गया? शुभांकर बारहसिंगा को। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभांकर क्या है? बारहसिंगा। इसका डिजाइन जो है ना, रोहन चक्रवर्ती द्वारा डिजाइन किया गया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका डिजाइन किसने किया है? इसे रोहन चक्रवर्ती ने, और 1994 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड भी मिला है, ठीक। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी भौगोलिक स्थिति, विंध्य पर्वत श्रेणियों की 32 पहाड़ियों से घिरा यह, कितनी पहाड़ियों से? 32। बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से, ठीक है। उमरिया जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। इस राष्ट्रीय उद्यान के 3 क्षेत्र है, ताल, मगधी और खितौली। यहाँ चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। आपको वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चरण गंगा नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो उसका आंसर है चरण गंगा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो हो जाएगा 32 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। चलिए पशु के में देखिए, बाघ के साथ साथ यहाँ स्तनधारी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ बंगाल के बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बंगाल के बाघों का। यहाँ नर बाघ चार्जर है, और मादा बाघिन जो है वो है सीता। यहाँ गौर की आबादी कम होने लगी थी, इसलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ गौर लाए गए हैं। जो मवेशियों में बीमारी हो जाती है उस वजह से यहाँ पे गौर की जो आबादी है वो कम होने लगी थी। अब आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो गौर लाए गए हैं वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए हैं? तो वो कहाँ से ट्रांसफर किए गए हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। अब रणथंभौर कहाँ है? ये है राजस्थान में, है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में कबीर चौरा नामक स्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय उद्यान के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है बाघ पैंथेरा टाइग्रस। अब बाघ पैंथेरा टाइग्रस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिएगा। रीवा के महाराज मार्तंड सेन ने 1951 में इस क्षेत्र में सबसे पहला सफेद बाघ देखा था। देखिए, जो सबसे पहला सफेद बाघ देखा गया था उसका नाम था मोहन। क्या नाम था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला सफेद बाघ जो मध्य प्रदेश में देखा गया उसका नाम क्या है? मोहन। अब देखिए, मैं आपको मोहन के बारे में बताती हूँ। ये आपको डाक टिकट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है मोहन का डाक टिकट। अब ये जो मोहन है, इस 1987 में ये डाक टिकट कब आया था? 1987 में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अब मोहन के बारे में और एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। ये जो मोहन है सफ़ेद बाघ, फोटो शूट कराने में, जो जानवरों की फोटो शूट होती है उसमें ये नंबर 2 पे है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपके इंटरव्यूज होते हैं
तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब जो जानवर की फोटोशूट्स होते हैं उसमें वर्ल्ड में नंबर 2 है मोहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बांधवगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर। यहाँ हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश के किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शुरू की जाने वाली हॉट एयर बैलून सफारी है। मतलब ये है कि पहली बार जो हॉट एयर बैलून सफारी स्टार्ट की गई है, तो सबसे पहले आरक्षित क्षेत्र जो हैं उनमें स्टार्ट की जाने वाली नंबर 1 है ये बांधवगढ़। ठीक है, मतलब सबसे पहले बांधवगढ़ में ही आरक्षित क्षेत्र में स्टार्ट की गई है। यहाँ नाइट सफारी की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, देखिए नाइट सफारी की शुरुआत जो है ना मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में की गई है, कान्हा किसली, पेंच और बांधवगढ़। आपको ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। ओके, तो ये था बांधवगढ़ के बारे में। नेक्स्ट इज, चलिए तो अब देखते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य पन्ना और छतरपुर जिले में, किन जिले में, ये पन्ना और छतरपुर जिले में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। द आंसर इज पन्ना और छतरपुर। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी पहाड़ियों में, तो इसका आंसर है विंध्य पहाड़ियों पर। इसे भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनौता पठार और केन नदी। अब देखिए केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो उसका आंसर क्या होगा, केन नदी। ये जो भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2016-17 में इसे एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना हो मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1981 में की गई है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1994 में। प्रदेश के 3रे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यहाँ 25 अगस्त 2011 में की गई। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश के 2 जैव मंडल क्षेत्र हैं वो कब आए और वो कौन कौन से हैं, उनका आपको ईयर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये कौन से नंबर का, ये है 3rd नंबर का। आपको 1st और 2nd ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, चलिए ये कब आया था, 25 अगस्त 2011 में। इसमें 2017 में गिद्धों की गणना कार्बनिक एवं तकनीक से की गई, कार्बनिक तकनीक से की गई थी 2017 में। इसे भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1994 में। आपको ये ईयर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये ट्रेंड रहा है कि ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डेटा अलग से प्रोवाइड कराया है कि आप ईयर्स के लिए मतलब अलग से, फिर ये मैंने अलग ही नोट डाउन कर दिया कि ये ईयर्स हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। और नंबर भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का है, तो ये कौन से नंबर का अभ्यारण्य है, 22वें नंबर का, भारत का 22वें नंबर का, इंडिया का। ओके, चलिए इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था 2011 में। वो ये 2011 के लिए किसके द्वारा किया गया, ये इसमें दिया हुआ है। इसे यूनेस्को ने मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी शामिल किया है। ठीक है, इसके अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं
यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान की सेवा प्रोवाइड कराई गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड भोपाल की शाखा भी स्वीकृत है। यहाँ आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिपल एडवाइजर के द्वारा इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है। ओके, ये जो भी डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रिसर्च करके आपके लिए डेटा लेकर आ रही हूँ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, स्लाइड्स जो भी तैयार की हुई हैं, ये आपको ऐसे प्रिपेयर करके दे रही हूँ कि आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में ही मिलेंगे। सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति, फिर उसके अन्य नाम, फिर उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारी चीज़ आपको इसी में मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति की। देखिए सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण भाग में, कहाँ आता है ये सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण भाग में? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा। यहाँ सबसे चर्चित काला पहाड़ भी स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ काला पहाड़ स्थित है। एमपीपीएससी में क्या है कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, है ना। ये रहता है, टफ नहीं आएगा। आप पेपर का एनालिसिस करिएगा, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो उसी तरीके से मैं आपके लिए ये डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ। अब देखिए इसके अन्य नाम, अदर नेम्स क्या हैं? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान 2002 में दिया गया। ये नाम कब दिया गया? 2002 में। ये आपको ईयर पूछा जा सकता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर मोगली लैंड भी बना हुआ है। ओके, क्वेश्चंस निकल सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां मोगली लैंड बना हुआ है? द आंसर इज पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसका संरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है? जो संरक्षित क्षेत्र है उसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। वन मंडल और कोर जोन, इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली लैंड। ओके, बफर जोन का नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होता है उसमें एमपी बहुत इम्पोर्टेंट है। एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एमपी बहुत डीप पढ़ना होती है, कुछ भी नहीं छोड़ना है एमपी में। क्योंकि कोई भी पेपर हो एमपी का, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी का पोर्शन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तक आ सकता है जो पेंच नदी है वो कौन से डायरेक्शन में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। इस साल जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उत्तर की तरफ जाओ तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, इस तरीके क्वेश्चन है। तो ये भी थोड़ा डायरेक्शन से ही रिलेटेड है ना। इस नदी पर तोतलाडो बांध का निर्माण 1973 और 88 के बीच में किया गया है। यहाँ से NH-44 राष्ट्रीय मार्ग भी गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि NH जो 44 राष्ट्रीय मार्ग है वो मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। अगर आप ये डेटा करते हैं कवर तो आपको अलग से प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस क्या करिएगा, आप डिटेल में पढ़िएगा और साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से MCQs लगाइए। ठीक है, चलिए। इस राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक समृद्धि का उल्लेख मुगल काल के समय सम्राट अकबर के शासन काल में 16वीं सदी के दस्तावेज आईने अकबरी में भी किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह का डेटा बुक में नहीं मिलेगा। जो मैं आपको डेटा यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ ये बुक में नहीं मिलने वाला है। अब ये कौन से काल से संबंधित होगा राष्ट्रीय उद्यान? मुगल काल से, एक क्वेश्चन। और किसके शासन काल में? अकबर के। और कौन सी बुक में चर्चा की गई है? तो ये की गई है आईने अकबरी में। ठीक, ये 1 पॉइंट से 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। चलिए,
यहाँ पाए जाने वन जो हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और मिश्रित वन। ये जो वन के टाइप्स हैं वो इधर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ 2 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, एक है किंग वल्चर और दूसरा है व्हाइट वेकट वल्चर। अब ये क्वेश्चन आपको एमपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम में उसमें पूछा जा सकता है। आपको ये गिद्ध के नाम दे दिए जाएंगे, ये किंग वल्चर जो है या व्हाइट वेकट वल्चर है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ना। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस बहुत बारीक है, मतलब कुछ रिसर्च करके पढ़ेंगे तो आपको ही बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1983 में, सीधी और सिंगरौली जिले में। अब ये जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है ना। आप जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने सीधी व सिंगरौली का नाम सुना तो तुरंत आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्ट। ठीक है, चलिए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद इसका नाम गुरु घासी राम राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व रखा गया। कब रखा गया? 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, अब देखिए सिंगरौली जो है इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं और मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी सिंगरौली को कहते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में सिंगापुर भी देखने को मिल जाएगा। 2001 में इसका फिर से नाम बदला गया और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे सम्मिलित किया गया है। आपको ये डेट्स तो बिल्कुल पता होना चाहिए, एक एक डेट जो मैंने आपको इसमें डेट्स लिख कर दी है ना, आपको एक एक डेट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी भौगोलिक स्थिति। इसका विस्तार 466.66 वर्ग किलोमीटर है। सीधी जिले की कुसमी मझौली तहसील में है। कौन सी? कुसमी और मझौली। शहडोल की बिहारी तहसील में के अंतर्गत आता है और सिंगरौली में आता है। ये इसकी लोकेशन है पूरी। ठीक है, मैंने आपको एक एक लोकेशन का एक एक तहसील तक बता दी है, इसमें कौन सी तहसील है, जिले हैं, वो सारे इसमें आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वन्य जीव। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा और नीलगाय मिलेगी। इसके अतिरिक्त 309 प्रजातियां पक्षियों की। कितनी है? 309 प्रजातियां। इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको प्रजातियों के नंबर इतना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ डेटा मैं एक्स्ट्रा इधर करा दिया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद बता रही हूँ इसमें। देखिए इसके समीप डुबरी कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य आ जाएंगे? एक डुबरी आ जाएगा और एक सोन घड़ियाल। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां डुबरी और सोन घड़ियाल भी आसपास है? तो आंसर इज संजय गांधी। ठीक है, यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान से अलग होने के कारण यहां प्रतिशत हाथियों का झुंड भी आकर्षित करता है। नेक्स्ट है नदियां। सोन, गोपद, बनास, कोरमार नदियों के जल संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको ये चारों नदियों के नाम पता होना चाहिए। सोन, गोपद, बनास और कोरमार, इन नदियों के जल संरक्षण के अंदर क्या आता है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब यहाँ वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो यहाँ साल वन और मिश्रित वन पाए जाते हैं। पर्यटन कौन कौन से हैं? भुईमाड़ गुफा, रमदाह कुंड और ठोंगा मंदिर, ये यहाँ पे पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पे अन्य कुछ तथ्य हैं। बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्य रीजन नामक पुस्तक राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का वर्णन करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क करिए। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आपको ये बुक दे दी जाएगी, इस बुक का नाम दे दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है मध्य प्रदेश के।
ठीक है। ये बुक्स वगैरह हो गई, डेट्स हो गई, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको डेट्स, बुक्स, नदियाँ, ये सब तो बहुत अच्छे से, क्योंकि आप ना जब भी एग्ज़ाम देते हैं, जी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर का एनालिसिस करिएगा, तो उसमें डेट्स हो गई, बुक्स हो गई, नदियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें ना MPPSC का ट्रेंड रहा है पूछने का, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर फोकस करिएगा, है ना। इसलिए मैं आपको जो डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ, इसी तरीके से स्लाइड्स बना बना के ला रही हूँ कि आखिर एग्जाम में पूछा किस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, और उसी तरीके का आप देखिएगा, मैं आपके लिए जो भी आपको यहाँ कंटेंट दे रही हूँ उसी तरीके का दूंगी, ठीक। अब ये बुक दे दी गई है, तो ये बुक कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हो जाएगी? संजय गांधी। इसके अंतर्गत मड़वा के समीप भरतरी वन क्षेत्र से सफेद मोहन को 28 मई 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराज मार्तंड सेन ने पकड़ा था। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। नेक्स्ट इज सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अब पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इसकी खोज बंगाल लॉन्सर्स के कैप्टन जेम्स फोर्सेट ने 1862 में की थी। कब की थी? 1862 में। और किसने की थी? बंगाल लॉन्सर्स के कैप्टन जेम्स फोर्सेट ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब इसकी स्थापना होशंगाबाद में कब की? मध्य प्रदेश में। वो की गई थी 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? 1991 में। भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 528.729 वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो है होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, छिंदवाड़ा, इन 5 जिलों में। अब वन्य जीव, इसमें जो वन्य जीव है बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांबर, भालू, हिरण और दूधराज, यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। वनों के प्रकार: दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय अल्प आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय मिश्रित वन, पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अन्य तथ्य। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से तवा जलाशय संरक्षण क्षेत्र है। अब देखिए, ये जो दिया है तवा जलाशय जल संरक्षण क्षेत्र, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जो तवा जलाशय जल संरक्षण क्षेत्र है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, ठीक है। और अगर आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो तवा नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो एरिया उसी साइड का है, तो उससे रिलेट करके भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। यह मध्य भूमि के हाईलैंड सिस्टम का उदाहरण है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंध के लिए गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हेरोज पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हेरोज पुरस्कार कौन से राष्ट्रीय उद्यान को मिला है और कब मिला है? 28 जुलाई 2021 में। और इसका आंसर है सतपुड़ा। इसे भारत के मध्य क्षेत्र का इकोसिस्टम की आत्मा भी कहते हैं। देखिए, ये मैं जो डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इकोसिस्टम की आत्मा किसे कहते हैं? सतपुड़ा। चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ 4वीं व 15वीं सदी की गौंड जनजाति का निवास स्थल भी है। कौन सी जनजाति? गौंड जनजाति। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निमाड़ क्षेत्र में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। खंडवा जिले में इंदिरा सागर व ओमकारेश्वर राष्ट्रीय से जलाशय से घिरा हुआ है, ठीक है। पैंथर, नीलगाय, सांभर, चीतल, चिंकारा, बायसन जीव यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। ये कौन से जलाशय से घिरा है? इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर जलाशय से। और निमाड़ क्षेत्र में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा ओमकारेश्वर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमाड़ क्षेत्र में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो आंसर इज ओमकारेश्वर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ओह, लुकिंग सो डेंजरस। चलिए, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश के बाघ व जोबट नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? बाघ और जोबट। देखिए, नदियां तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नदियों के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 2010 में हुई है। इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब अधिसूचित किया गया? 2011 में।
यहाँ बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म भी मिले हैं। ये सारा डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी डेटा लेकर आ रही हूँ उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं ना ज़्यादा लेकर ही नहीं आई हूँ, मैं आपको बिल्कुल एकदम फिल्टर्ड करके यहाँ पे कंटेंट लेकर आ रही हूँ। जो जो पढ़ना है बस वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप इसमें मैं जो PDF बना के लेकर आई हूँ स्लाइड्स, आप इसमें से कुछ छोड़ ही नहीं सकते, है ना। इसलिए अगर आपको उसका PDF लेना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए। ओके, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि वही पढ़ा जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 में 1979 में भोपाल में की गई है। इसे 26 जनवरी 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन विहार नाम दिया गया। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1983। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके लिए, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान और ISO प्रमाणित चिड़ियाघर है। ये एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो ISO प्रमाणित है? तो वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ सर्प उद्यान भी है, ठीक है। इसे केंद्रीय चिड़ियाघर से प्राधिकरण माध्यम चिड़ियाघर की मान्यता दी गई है। यहाँ वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा भी शुरू की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की स्थापना भी की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं एक्स्ट्रा कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ, आपको सब पढ़ना पड़ेगा इसमें। वन विहार में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न सेंटर भी स्थापित किया गया है। यहाँ चीकू द्वार पर राज्य भोज झील किनारे कायस्थ निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कब की गई थी? 12 अक्टूबर 2018। इम्पोर्टेंट, कब की गई स्थापना? 12 अक्टूबर 2018। इसकी स्थापना के बाद गुजरात के गिर से यहाँ एशियाई शेरों को भी लाया गया है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां एशियाई शेर लाए गए? पहला क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो एशियाई शेर तो लाए गए हैं, तो वो कौन से राज्य से लाए गए? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपको देखते जाना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले यह क्या था? अभयारण्य था। ओके, नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही आपको सारे सेशंस कवर करा रही हूँ। लास्ट दो जो मैंने सेशंस कराए वो क्वेश्चन आंसर के थे, MCQ क्वेश्चंस के थे। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं। मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप क्वालिटी पर फोकस करें, बिकॉज एग्ज़ाम जो निकलता है वो ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकला। पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना तो पेपर निकलेगा नहीं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए उसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप देखना, मैंने इसमें आपको एक एक पॉइंट बताया हुआ है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी ही नहीं कि बहुत सारा मटेरियल ले आए उसमें से 2 क्वेश्चंस आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने डेटा प्रोवाइड कराया हुआ है वो मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है ना। केवल बुक का डेटा ला के कोई भी बुक लेकर आ गए और उसको छपवा देना, ये सब वही ट्रेंड चला रहा, वो नहीं है। इसमें आपको न्यू डेटा मिल रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और लास्ट 2 सेशंस मैंने जो कराए हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए। उसमें भी आपको नया डेटा मिलेगा, न्यू कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और आगे आने वाली सारी क्लासेस आपको इसी क्वालिटी की मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा यही कहूँगी कि क्वालिटी मेंटेन करके चलिए। एग्जाम के लिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, मैंने जो करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की, आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा। वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी जाकर देखिएगा। और आगे मैं करंट अफेयर और MPG के कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो भी अब MP में एग्ज़ाम्स आने हैं, और करंट अफेयर तो आपको जो भी एग्ज़ाम हो MP या ऑल इंडिया लेवल में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम के लिए भी करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्यूरियस कैट चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना नहीं जाइए, क्योंकि आप जितनी बार सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आपको उतनी बार मार्क्स बढ़ेंगे। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।